हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग सेट नंबर करने जा रहे हैं। सेट नंबर दोस्तों 3। 30 क्वेश्चन आपका, 40 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी रहेगा, 40 क्वेश्चन पॉलिटी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के बीच वीडियो को शेयर भी किया कीजिए दोस्तों, लाइक जरूर से जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 80 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में दोस्तों, आप लोग धीरज बना के देखिए। न्यूज़ सेट है वॉल्यूम 2 दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग देखिए भूगोल सेट आज का 3 है दोस्तों, ध्यान रखिए। जो सेट 1 और सेट 2 नहीं देख सके जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए देखिए, पृथ्वी की आयु की परिकल्पना में निम्न खनिजों में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो थोरियम सीसा का प्रयोग किया जाता है। किसका कहते हैं? थोरियम सीसा का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट में है दोस्तों, बोला गया है 72 में। देखिए, वायुमंडल की लंबवत परतों की पृथ्वी से बाहर की ओर क्रमबद्ध कीजिए। वायुमंडल की लंबवत परतों की को वायु पृथ्वी से बाहर की ओर क्रमबद्ध करना है दोस्तों। तो देखिए, पहले आपका ट्रोपोस्फियर आएगा दोस्तों, आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका दोस्तों स्ट्रेटोस्फियर दोस्तों, समताप मंडल आएगा, जिसे इसे हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं, इसे समताप मंडल कहते हैं। फिर उसके बाद आयन मंडल दोस्तों, आयनोस्फीयर आएगा। फिर आपका आयनोस्फीयर दोस्तों, देखिए आपका उसके बाद कौन सा आएगा दोस्तों? आयनोस्फीयर आपका 1 आएगा दोस्तों। उसके बाद आयनोस्फीयर आएगा 4 दोस्तों, आपका सी आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। स्ट्रेटोस्फीयर की लंबाई ऊंचाई पूछ लिया जाए दोस्तों, 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। और ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई दोस्तों, इसकी ऊंचाई आपका 8 किलोमीटर से लेके दोस्तों 18 किलोमीटर तक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वायु का तापमान बढ़ने का निरपेक्ष आर्द्रता होता है दोस्तों। तो क्या होगा? वायु के तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ती है दोस्तों। क्या होती है? बढ़ती है। सॉरी दोस्तों, बढ़ती नहीं है। वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता जो है वही रहती है। क्या रहती है? वही दोस्तों, वही रहती है। चलिए हम लोग थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। वायु के निरपेक्ष आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे प्रति घन सेंटीमीटर पर ग्राम में व्यक्त किया जाता है। सामान्यतः तापमान में कम या अधिक होने पर निरपेक्ष आर्द्रता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। विशिष्ट आर्द्रता को ग्राम प्रतिक्रिया की इकाई में मापा जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्न में से कौन जलप्रपात झारखंड राज्य में अवस्थित है दोस्तों? देखिए, गौतम झारा जलप्रपात आपका झारखंड राज्य में स्थित है दोस्तों। और फिर आपका दसम जलप्रपात ये भी आपका स्थित है दोस्तों। और आपका सिडनी जलप्रपात दोस्तों, आपका तीनों जलप्रपात जो है दोस्तों ये झारखंड में स्थित है। आपका इनमें से एक से अधिक होगा दोस्तों। क्या होगा? एक से अधिक दोस्तों। सिडनी जो है दोस्तों, सारनी जो है जलप्रपात, ये झारखंड के गुमला जिला शंख नदी पर स्थित है दोस्तों। हुनरू जलप्रपात आप तो जानते हैं झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 75 देखिए, धरातल का लगभग कितना प्रतिशत बेसाल्ट रूपांतरित चट्टानों से आच्छादित है दोस्तों? तो 20% है दोस्तों। कितना प्रतिशत है? 20%। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, धरातल का लगभग कितना प्रतिशत बेसाल्ट रूपांतरित चट्टानों से आच्छादित है? तो 20% दोस्तों। देखिए, जीवाश्म ईंधन का मुख्य स्रोत अपसादित परतदार चट्टानों से है दोस्तों। यह माना जाता है कि 70 से 80%, 75 से 80% भाग अपसादित शेल पृष्ठ पर आवृत है दोस्तों। 20 से 25% भाग आग्नेय यानी रूपांतरित चट्टानों का है दोस्तों। यद्यपि क्रस्ट की बनावट में अपसादित चट्टानों का योगदान 5% है दोस्तों। 95% भाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानें द्वारा बना हुआ है। धरातल पर लगभग 80% भाग अपसादित चट्टानों से आच्छादित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 76 देखना है दोस्तों, कि कौन सा देश बर की बीर को अपनी मुद्रा के रूप में प्रयोग करता है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा दोस्तों इथोपिया होगा। कौन सा होगा दोस्तों? इथोपिया।
बीर को अपनी मुद्रा के रूप में प्रयोग किया था इथोपिया दोस्तों, भी आए दोस्तों कुछ। और हम लोग जानते हैं इरिट्रिया की राजधानी अमारा है दोस्तों, अमारा, और इसका मुद्रा नाकफा है, नाकफा दोस्तों। और घाना की राजधानी अकरा है, इसकी मुद्रा सेंडी है दोस्तों। एस्टोनिया की राजधानी तस्लिन है दोस्तों, इसकी मुद्रा यूरो है एस्टोनिया की। अब फिजी की मुद्रा दोस्तों सूबा है और इसका मुद्रा डॉलर है दोस्तों। फिजी की राजधानी सूबा है और मुद्रा डॉलर है। इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो है दोस्तों और इसका मुद्रा डॉलर है। पेरू की राजधानी लीमा दोस्तों, और मुद्रा अगर पूछ दिया जाए पेरू का तो क्या होगा दोस्तों, न्यू सोल होगा, न्यू सोल। कोलिका की राजधानी बोगाटा है दोस्तों, कोलंबिका की राजधानी बोगाटा दोस्तों, और मुद्रा होगा पीसो दोस्तों। चिली की राजधानी सेंटियागो, चिली की राजधानी है दोस्तों, और मुद्रा पीसो है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों, तो नियाग्रा, नियाग्रा नहीं है दोस्तों, आपका एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा है। कौन सा दोस्तों, एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछ लिया जाए एंजिल है दोस्तों। थोड़ा जलप्रपात के बारे में जान लीजिए आप लोग। इसकी लंबाई जो है दोस्तों एंजिल का 997 मीटर है। कितना है दोस्तों, 997 मीटर है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पुनासा जलप्रपात राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है दोस्तों। हुंडू जलप्रपात झारखंड राज्य स्वर्णरेखा नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर है दोस्तों। अचुलिया जलप्रपात मंदसौर चंबल नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात दोस्तों कर्नाटक में सारावती नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात दोस्तों, इसे गरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वेदांतंगल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों, ये आपका कर्नाटका में नहीं है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। वेदांतंगल कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु में दोस्तों। कहाँ पे, तमिलनाडु राज्य में वेदांतंगल का अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों आपका उपयुक्त, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 79 दोस्तों, महानदी और गोदावरी के डेल्टा डैश मिट्टी से समृद्ध दोस्तों। महानदी और गोदावरी के डेल्टा डैश मिट्टी से समृद्ध है, तो जलोढ़ मिट्टी से दोस्तों। किससे है, जलोढ़ मिट्टी से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निम्नलिखित नदी समूहों में किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है दोस्तों। मानसरोवर के झील के निकट आपका गंगा का है, सिंधु का, ब्रह्मपुत्रा का दोस्तों। सॉरी दोस्तों, गंगा का यहाँ पे नहीं है, गलत बोल दिया गया है। आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु का दोस्तों मानसरोवर के पास निकट है दोस्तों, झील के निकट स्थित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 देखते हैं। 81 में बोला जा रहा है दोस्तों, उस संतृप्त भूगर्भीय इकाई डैश को कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करता है दोस्तों। उसे हम लोग क्या कहते हैं, जल भृत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जल भृत कहते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 82 देखिए, भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता कौन था दोस्तों। तो भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता आपका इरोस्थनीज था दोस्तों। कौन था, इरोस्थनीज दोस्तों। चलिए कुछ और हम इनके बारे में जानते हैं। इरोस्थनीज दोस्तों सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किए थे। इन्होंने पृथ्वी तल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन की भूगोल के विषय में बताया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार ई प्रकार की जलवायु भारत के किस भाग में होता है दोस्तों। तो ई प्रकार की जलवायु दोस्तों आपका होता है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी दोस्तों, हिमाचल में भी होता है और उत्तराखंड में, तीनों में दोस्तों एक से अधिक हो जाएगा। ध्रुवीय प्रकार की जलवायु को हम ई प्रकार की जलवायु से इंडिकेट करते हैं। तो कोपेन के अनुसार 5 प्रकार की समूहों में जलवायु को बांटा है दोस्तों। पहला उष्णकटिबंधीय जलवायु, दूसरा में शुष्क जलवायु, तीसरा उष्ण उपोष्ण उष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु, और चौथा महाद्वीपीय शीतल हिमवन जलवायु, और पाँचवा ई में दोस्तों ध्रुवीय शीत जलवायु है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, न्यूमूर द्वीप कहाँ पर स्थित है। न्यूमूर द्वीप आपका अरब सागर में नहीं है दोस्तों। आपका कहाँ पे पड़ेगा न्यूमूर द्वीप दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे दोस्तों, बंगाली खाड़ी। आप इसको रट जाइए, न्यूमूर द्वीप कहाँ है, बंगाली खाड़ी। न्यूमूर द्वीप बंगाली खाड़ी, न्यूमूर द्वीप दोस्तों बंगाली खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे, बंगाली खाड़ी में न्यूमूर द्वीप स्थित है दोस्तों।
चलिए हम लोग इसकी स्थापना दोस्तों देखिए 1974 में दोस्तों कच्चा तीबू द्वीप को श्रीलंका प्रभुत्व को भारत ने स्वीकार कर लिया था दोस्तों। न्यूमुर द्वीप के आसपास समुद्र में तेल एवं गैस के भंडार हैं। न्यूमुर द्वीप को बांग्लादेश ने दक्षिण तलपट्टी नाम दिया है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अफशोर की स्थिति कब होती है दोस्तों? अफशोर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को अफशोर स्थिति होती है दोस्तों, जो सूर्य पृथ्वी से दूर होता है। 3 जनवरी को दोस्तों उपसोर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसोर साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी दोस्तों? तो रानीगंज में प्रथम कोयला खान खोदी गई थी दोस्तों। कब? तो 1774 में दोस्तों खोदी गई थी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा भंडार चीन देश के पास है दोस्तों, और कोयला मुख्यतः गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं दोस्तों। 87 में बोल रहा है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जिस देश की आर्थिक दृष्टि से विभाजक रेखा है वह है दोस्तों, कौन सा है दोस्तों? आपका हो जाएगा यूएसए दोस्तों। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जिस देश की आर्थिक दृष्टि से विभाजक रेखा है वह आपका यूएसए है दोस्तों। कौन सा? यूएसए है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर में यूएसए के लगभग मध्य गुजरती है। यह ओक्लाहोमा के साथ टेक्सास पैनहैंडल की पूर्वी सीमा बनाती है। इस रेखा को पूर्वी भाग की उच्चवक्षीय समानता मैदानी भाग तथा लोहा और कोयला आदि संसाधनों संपन्न होने के कारण कृषि उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का तीव्र विकास एवं जनसंख्या संकेंद्रण हुआ है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 88 देखिए, तलचर ज्वार आता है पृथ्वी और सूर्य के एक लघुत्तर ज्वार पूछा है दोस्तों। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा के चतुष्कोण होते हैं दोस्तों। कब आता है लघुत्तर ज्वार? तो पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा के चतुष्कोणक होते हैं। देखिए लघुत्तर ज्वार जो है दोस्तों, जब पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा चतुष्कोणीय स्थिति में होती है तो सूर्य एवं चंद्रमा के ज्वारोत्पाद बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, फलस्वरूप सामान्य ज्वार से भी नीचा ज्वार आता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 89 देखिए, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय निम्न में कहाँ है दोस्तों? ये आपका हाजीपुर है। पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों? तो इंद्रासन है दोस्तों। कौन सा? पीर पंजाल का पर्वत श्रेणी की चोटी दोस्तों इंद्रासन है। देखिए लघु हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधर और नागटिब्बा महाभारत श्रेणियाँ आदि इसके अंतर्गत आते हैं। सर्वोच्च चोटी का नाम इंद्रासन है दोस्तों। और लघु हिमालय में हिमालय और बनिहाल दर्रे प्रमुख हैं। इंद्रासन चोटी 6221 किलोमीटर, कितना दोस्तों? 6221 किलोमीटर है दोस्तों। मीटर है दोस्तों, किलोमीटर में मीटर में है। और माउंट कामेट चोटी की लंबाई 7750 है दोस्तों। माउंट कामेट चोटी दोस्तों, कामेट जिसे बोलते हैं, इसकी कितनी है? तो 7750 दोस्तों। और नंदा देवी चोटी की ऊंचाई 7817 मीटर है दोस्तों। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी आपका इंद्रासन है दोस्तों। इसकी ऊंचाई 6211 मीटर है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 11 देखिए, बिहार का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितने डिग्री का है दोस्तों? तो आप लोग जानते होंगे कि बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, ये लगभग 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड है दोस्तों। उत्तरी अक्षांश 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है दोस्तों। तो देखिए 24 डिग्री और 27 डिग्री में घटाइए तो लगभग आपका 3 डिग्री के बीच आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 3 डिग्री दोस्तों। कितना अंतर है? अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना डिग्री का है? तो 3 डिग्री का है दोस्तों। ऐसे देखिए आपका है 24 डिग्री 20 मिनट दोस्तों, मोटा मोटी उधर छोड़ दीजिए। फिर इधर आपका है 27 डिग्री दोस्तों। तो 24 में 27 जाएगा तो आपका 3 डिग्री बचेगा। यही आपका अक्षांशीय विस्तार पूछा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन में आगे देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र आपका बेंगलुरु दोस्तों, ये आपका
सही है दोस्तों। फिर देखिए भारतीय वन अनुसंधान आपका देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान दोस्तों ये आपका गलत है दोस्तों। वन प्रबंधन स्थान जो है ये आपका एमपी है दोस्तों। कहाँ पे है? एमपी में है दोस्तों। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। जो दिया गया उसको याद कीजिए। पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र बेंगलुरु है। अब भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, भूगोल की किस शाखा के संबंध में जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है दोस्तों? तो आपका मानव भूगोल हो जाएगा, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल दोस्तों। एक से अधिक हो जाएगा आपका। क्या होगा? एक से अधिक दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, बिहार के कितने ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा किसी देश या भारत के किसी अन्य राज्यों से नहीं लगती है दोस्तों? ये 15 जिले। कितने हैं दोस्तों? 15 नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा आपका। 16 जिला जो है जो किसी देश से सीमा साझा नहीं करता है दोस्तों। 16 जिला जो है किसी भी देश से सीमा साझा नहीं करता है। 16 जिले वो कौन कौन है दोस्तों? देखिए मुजफ्फरपुर है, शिवहर है, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पटना, वैशाली और समस्तीपुर दोस्तों। ये सब जिला जो है किसी देश या भारत के किसी भी अन्य राज्यों से भी सीमा साझा नहीं करता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं दोस्तों। 95 में बोला गया दोस्तों कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत दोस्तों हो जाएगा आपका टेक्टोनिक प्लेटों की गति का कारण घर्षण दोस्तों। ये आपका नहीं होगा। भूतापीय ऊर्जा भी नहीं होगा दोस्तों। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत पूछा तो रेडियो धार्मिकता का क्षय हुआ। क्या हुआ दोस्तों? रेडियो धार्मिकता का क्षय दोस्तों। क्योंकि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है दोस्तों। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विकिरण से गर्म होती है। और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से पृथ्वी के स्थल मंडल के बड़े पैमाने पर होने वाली गतियों का व्याख्या प्रस्तुत करता है। और दोस्तों इसके द्वारा साथ ही महाद्वीपों, महासागरों और पर्वतों के रूप में धरातलीय उच्चावच के निर्माण, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं का भी व्याख्या करने का प्रयास करता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे आपका दिया गया 96 में, क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद करे दोस्तों? तो एक तरफ पूरा दिन होगा दोस्तों। एक तरफ क्या होगा? पूरा दिन होगा दोस्तों। जिस तरफ घूम रहे बंद कर देंगे तो इधर जिसे ग्लोब है दोस्तों, इधर अगर सूर्य का प्रकाश जा रहा है तो इधर दिन होगा, इधर रात रहेगा 24 घंटा दोस्तों, इधर 24 घंटा दिन रहेगा। इसलिए हम लोग आगे चलते हैं। 97 देखिए, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थलमंडल को विभाजित किया गया है दोस्तों। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थलमंडल को विभाजित किया गया है दोस्तों महाद्वीप और महासागर में। फिर दोस्तों आंतरिक और बाहरी कोर में, बाह्य कोर और क्रस्ट में दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के ऊपरी स्थल महाग का प्लेट कहते हैं दोस्तों। इसमें से कोई नहीं होगा आपका। देखिए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अंदर पृथ्वी के स्थलमंडल का क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत निर्मित 5 किलोमीटर से 200 किलोमीटर मोटाई की ठोस परत अर्थात स्थलमंडल के बृहत भाग को प्लेट कहते हैं। वस्तुतः पृथ्वी का स्थलीय दृढ़ भूखंड की प्लेट कहलाता है दोस्तों। यह कई खंडों में विभाजित है, महाद्वीपीय महासागरीय क्रस्ट से निर्मित है। और प्लेट संसाधन का सबसे बड़ा कारण संबंध तरंगों का है। प्लेट संरचना 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी संचलन, अभिसारी संचलन और समांतर प्लेट संचलन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब का कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है दोस्तों? ग्लोब का कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन को दोस्तों। किसे जानते हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 देखते हैं। उच्चावच, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी किसके विभाजन के आधार हैं दोस्तों? तो भौगोलिक क्षेत्र, सॉरी दोस्तों देखिए फिर से देखिए,
उच्चावच जलवायु वनस्पति मिट्टी किसके विभाजन के आधार हैं? तो विशिष्ट क्षेत्र के, किसके दोस्तों? विशिष्ट क्षेत्र के। उच्चावच जलवायु वनस्पति मिट्टी किसके विभाजन के आधार है? तो विशिष्ट क्षेत्र के हैं दोस्तों, विशिष्ट क्षेत्र के। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? ये करनाल में। आप लोग जानते हैं करनाल कहाँ पड़ता है दोस्तों? करनाल आपका दोस्तों कहाँ पड़ता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। कुछ हम फैक्ट बताते हैं इसके बारे में दोस्तों। चावल का शोध संस्थान कटक में स्थित है, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय दिल्ली के पूसा में अवस्थित है दोस्तों। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में अवस्थित है। आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में अवस्थित है दोस्तों। नारियल अनुसंधान संस्थान केरल में कासरगोड में स्थित है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन 101 देखिए, इनमें से किसने भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया दोस्तों? तो कौन किए थे भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप में परिभाषित? तो दोस्तों किए थे ए हेटनर दोस्तों। कौन किए थे? ए हेटनर दोस्तों। जियोक्रोनोलॉजी विज्ञान जांच के क्षेत्र में पृथ्वी के चट्टानों और चट्टानों को संयोजन के उम्र और इतिहास का निर्धारण करने के लिए संबंधित है दोस्तों। ये चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण जो है ये दोस्तों आपका गलनांक कम हो जाने के कारण मैग्मा की उत्पत्ति, भूमिगत जल के गर्म होने के कारण गैसों तथा वाष्प की उत्पत्ति, प्लेट विवर्तनिक गतिविधियाँ। तो आपका एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों, इसमें सभी कारण होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा दोस्तों 103 देखिए, काष्ठ स्थलाकृति का विशेषता है दोस्तों। ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियाँ, रेत के टीले के साथ विशाल रेगिस्तान दोस्तों। तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें भी दोस्तों आपका भूमिगत गुफाएं और डोलाइन होगा। काष्ठ स्थलाकृति विशेषता क्या होता है? भूमिगत गुफाएं और डोलाइन दोस्तों। आपका सी सही होगा। कौन होगा? भूमिगत गुफाएं और डोलाइन दोस्तों। चलिए, काष्ठ स्थलाकृति भूमिगत गुफाएं डोलाइन की विशेषता है। चूने के पत्थर वाले चट्टानों के क्षेत्रों में भूमिगत तल के सतह के ऊपर नीचे दोलन की क्रिया को निर्माण स्थलाकृति काष्ठ स्थलाकृति कहलाती है। काष्ठ स्थलाकृति के निर्माण के लिए केवल लाइमस्टोन ही एक कारक नहीं है, बल्कि घुलनशील चट्टानें होना चाहिए जिसमें जल अपने रासायनिक क्रिया द्वारा विभिन्न स्थल रूपों का विकास कर सके दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 चलते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित पवन प्रणालियों में कौन सी दबाव प्रारूप में मौसम उत्क्रमण से प्रभावित होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका, फिर से देखिए, पवन प्रणालियों में कौन सी दबाव प्रतिरूप में मौसम उत्क्रमण से प्रभावित होता है दोस्तों? आपका हो जाएगा आपका मानसून दोस्तों। क्या होगा? मानसून। 105 देखिए, दोनों गोलार्धों को लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब पेटी कहलाती है दोस्तों। तो क्या कहलाती है? उपध्रुवीय निम्न पेटी कहलाती है। क्या कहलाती है? उपध्रुवीय निम्न पेटी कहलाती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, पर्वतीय वर्षा के कारण होती है। पर्वत एवं पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना। पर्वतीय वर्षा के कारण होते हैं पर्वत या पहाड़ियों द्वारा वायु को ऊपर उठाना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है दोस्तों नेक्स्ट में 107 देखिए, 107 में बोला जा रहा है दोस्तों, जलीय चक्र निम्नलिखित में से किसे बनाए रखने में मदद करता है? दोस्तों आपका वैश्विक तापमान, वायुमंडलीय दबाव संतुलन, महासागर लवणता संतुलन दोस्तों। तो आपका एक से अधिक होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए जलीय चक्र माने वैश्विक तापमान संतुलन, वायुमंडलीय दबाव संतुलन और महासागर लवणता दोस्तों। आपका एक से अधिक दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, पूरे विश्व के महासागरों में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे के पर्वत की श्रृंखलाएं कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? सीमाउन कहलाती है दोस्तों। सॉरी, इसमें कोई नहीं है दोस्तों, क्योंकि पूरे विश्व में महासागरों में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे की परत श्रृंखलाएं गुयाट कहलाती। क्या कहलाती है? गुयाट्स दोस्तों। गुयाट्स कहलाती है दोस्तों। आपका ई होगा दोस्तों।
समुद्र में फैले सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अटलांटिक पर्वत श्रेणी है दोस्तों। इसका फैलाव अटलांटिक महासागर के तल पर मध्य भाग में फैली है। आर्कटिक कोरिडोरा विश्व की सबसे उत्तर में स्थित पर्वतमाला है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, कोरियोलिस प्रभाव महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है? कोरियोलिस प्रभाव दोस्तों, ये बिछोह उन्हें सीधी रेखा में चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ये भी इनमें से कोई नहीं हो दोस्तों। कोरियोलिस प्रभाव महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है? तो देखिए दोस्तों, ये करता है भौतिक विज्ञान और कोरियोलिस प्रभाव किसी घूर्णी निर्देश तंत्र में किसी गतिशील वस्तु में विक्षेपण होता है दोस्तों। फेरल के नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। यह नियम बड़े क्षेत्रों में चलने वाले स्थानीय पवनों, छोटे चक्रवातों, प्रति चक्रवातों पर लागू होते हैं। इस नियम का प्रभाव महासागरीय जलधाराओं, ज्वारीय गतियों आदि पर भी देखा जाता है। कोरियोलिस बल मुख्य भूमध्य रेखा पर शून्य होता है। कोरियोलिस बल ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यह बल एक आभासी बल है दोस्तों। कोरियोलिस कैसा बल है? आभासी दोस्तों। इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम लोग 110 देखते हैं दोस्तों। ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन जलाने से क्या होता है? तो दोस्तों, ऊर्जा उत्पादन के जीवाश्म ईंधन जलाने से आपका 1 से अधिक होगा इसमें दोस्तों। क्योंकि देखिए, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन में वृद्धि होगा, ओजोन परत का क्षरण होगा और वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन होगा दोस्तों। चलिए हम लोग पॉलिटी की ओर पूछ करते हैं 40 क्वेश्चन दोस्तों। शोषण के विरुद्ध अधिकार एक क्या है? शोषण के विरुद्ध एक अधिकार कानून है दोस्तों। कानून है, संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा। क्या होगा दोस्तों? मौलिक अधिकार दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दिया गया भाग 3 में दोस्तों अंतर्गत 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन। 23 में मानव शरीर के अंगों को खरीद बिक्री और बलात्कार में प्रतिषेध किया गया। 14 में दोस्तों, अनुच्छेद 14 में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखाने सहित अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जाएगा दोस्तों। बाल मजदूरी अधिनियम 1918 क्षेत्र में लाया गया था दोस्तों। ये भी आप लोग याद ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायतों का गठन किया गया दोस्तों? 7000 जनसंख्या ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित किस एक्ट के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन का हस्तांतरण ब्रिटिश सरकार को किया गया था दोस्तों? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 दोस्तों। कब किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन कब हुआ दोस्तों? तो 1951 में प्रथम संशोधन हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक पर साधारण बहस किस स्तर पर होता है दोस्तों? तो लोकसभा में किसी विधेयक पर साधारण बहस किस स्तर पर होता है? तो द्वितीय वाचन के स्तर पर दोस्तों। किस स्तर पर? द्वितीय वाचन के स्तर पर दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राज्य विधानसभा गठन दोस्तों, तो ये आपका अनुच्छेद 170 के दोस्तों राज्य विधानसभा का गठन किया गया। राज्य विधानसभा का गठन दोस्तों किस संविधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 170 के तहत दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 117। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता होती है दोस्तों? तो 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो दोस्तों, आपका ये भी हो जाएगा। और 10 वर्ष उच्च न्यायालय की वकालत कर चुका हो, ये भी दोस्तों। और राष्ट्रपति के निर्णय में कानून का ज्ञाता दोस्तों आपका 1 से अधिक होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं? तो 48 घंटे पहले दोस्तों। 48 घंटे पहले कोई भी घोषणा पत्र वो जारी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। फिर देखिए, फिर आपका दिया गया है संविधान में 42वां संशोधन द्वारा राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों की अध्ययन के कुछ निर्देश दिए गए हैं। देखिए, समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करना सही है दोस्तों। फिर देखिए, फिर आपका दिया गया प्रबंध की मजदूरी की भागीदारी, ये भी दोस्तों। वन्यजीव सुरक्षा दोस्तों, आपका राज्य की नीति निषेध सिद्धांत के बारे में बोल रहा है दोस्तों। आपका 1 भी सही है, 2 भी सही है दोस्तों।
एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है दोस्तों, लेकिन चार गलत है। तो विशेष परिस्थिति में बलात्कार दोस्तों ये आपका मौलिक अधिकार है दोस्तों। 23 में दोस्तों, कितना में? 23 में है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आपका ये हुआ सही दोस्तों। चलिए हम लोग भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया था? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 19 में वर्णित किया गया। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 19 में। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 21 देखिए दोस्तों, 121 क्वेश्चन, मतदाता का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा कानूनी अधिकार है दोस्तों। कैसा अधिकार है दोस्तों? कानूनी अधिकार मतलब दोस्तों वैधानिक अधिकार। इसे ही हम लोग मतदाता का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार दोस्तों। वैधानिक को ही कानूनी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें कौन सा कथन सही है? या केवल लोकसभा में लाया जा सकता है दोस्तों, केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है? दोस्तों आपका केवल सही होगा एक से अधिक दोस्तों, दोनों हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों विषय में इनमें कौन सा कथन सही है? यह केवल लोकसभा में लाया जाता है, ये भी सही है, और केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है, आपका ये भी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बोला गया है 127 में 27 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 है दोस्तों। तो अस्पष्टता का उन्मूलन दोस्तों 17, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आप लोग जानते हैं दोस्तों, असमानता का अधिकार ये 14 में दिया गया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपका 19 में दिया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था होती है? एकाहारी होती है। कैसी होती है दोस्तों? न्यायपालिका की एकाहारी व्यवस्था होती है दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 125 है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के उल्लेखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? दोस्तों ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 249 में। किसमें दिया गया? अनुच्छेद 249 में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 126 में है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा दोस्तों। आपका बी सही होगा दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग 127 देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सी मौलिक अधिकार का निलंबित नहीं किया जा सकता है दोस्तों? जीवन का अधिकार को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्न से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता दोस्तों? तो आपका अनुच्छेद 193 के तहत दोस्तों। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 193 कैसे होगा? क्या बोला गया? भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता दोस्तों? ये लोग तो आपका अनुच्छेद 119 के 9 के तहत 109 के तहत आपको धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है दोस्तों। लोकसभा द्वारा दोस्तों पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है, या उस पर राज्यसभा द्वारा 14 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन के भीतर 14 दिन तक रोक सकती है दोस्तों, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों। चलिए हम लोग इससे आगे चलते हैं। 129 देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं दोस्तों। उच्च न्यायालय के तो आप लोग जानते हो राज्य के समेकित निधि से दोस्तों। किससे दिया जाता है? राज्य के समेकित निधि से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है दोस्तों तो धर्म की स्वतंत्रता है। क्या है दोस्तों? धर्म की स्वतंत्रता दोस्तों। चलिए हम लोग 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता दिया गया। 131 देखिए, दंडा शास्त्र परंपरा है दोस्तों। तो ये किसकी परंपरा? तो कौटिल्य की परंपरा दंडा शास्त्र दोस्तों। कौटिल्य की, किसकी? कौटिल्य की दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे में देखते हैं। 31 में 32 दिया गया है, पंडुआ के मर्सिलियस ने किन दो मुख्य प्रकार के कानूनों की बात करते हैं दोस्तों?
पंडवा के मार्सिलियस ने किन दो मुख्य प्रकार के कानूनों की बात करते हैं? तो दोस्तों ये बाइबिल कानून और मानव कानून, सॉरी दोस्तों, ये देवीय कानून और प्राकृतिक कानून की बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको इनमें से कोई कानून का ये पालन नहीं करते, इसलिए आपका इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों होगा दोस्तों? सो देखिए, क्योंकि बताते हैं हम। मार्सिलिया, पडुआ के मार्सिलिया दो मुख्य प्रकार के कानूनों की बात करते हैं। मार्सिलिया ऑफ पेडुआ अति महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत पर पुस्तक है दोस्तों। गेटल ने इन्हें मध्यकाल का महानतम और सार्वजनिक मौलिक राजनीतिक ग्रंथ माना दोस्तों। मार्सिलियस ने राज्य को सैद्धांतिक रूप से शक्ति प्रदान की और लोक प्रशासन संबंधी विश्व में चर्च को राज्य के एक विभाग के रूप में स्वीकार किया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, यहाँ चर्चा किए जा रहे व्यक्तित्व को पहचाने। फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक जिसका प्रमुख कार्य द स्पिरिट ऑफ लॉज राजनीतिक सिद्धांत के एक प्रमुख योगदान था दोस्तों। कौन लिखे थे? मॉन्टेस्क्यू दोस्तों। कौन लिखे थे? मॉन्टेस्क्यू दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक कौन है दोस्तों? तो एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स नहीं है दोस्तों। एडम स्मिथ आपका उदारवाद नहीं दिए थे, जॉन लॉक रूसो भी नहीं दिए थे, तो दिए जॉन लॉक और एडम स्मिथ दोस्तों। कौन दिए थे? उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक कौन है? जॉन लॉक और एडम स्मिथ। जॉन लॉक और एडम स्मिथ है। उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक कौन है? जॉन लॉक और एडम स्मिथ दोस्तों। कौन? जॉन लॉक और एडम स्मिथ। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बहुलवादी के विचारक नहीं थे दोस्तों। बहुलवादी के विचारक जो नहीं थे वो आपको कौन नहीं थे दोस्तों? तो बेडिन नहीं थे। बेडिन जो थे वे आपका बहुलवादी विचारक नहीं थे दोस्तों। लॉस्की और फिंगर्स थे दोस्तों। ये जो मानते थे बेडिन दोस्तों, एकलवादी विचारधारा का मानते थे दोस्तों। लॉस्की का मत था दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान के लिए यह अच्छी बात होगी यदि संप्रभुता का संपूर्ण विचार ही त्याग दिया जाए। बहुलवाद विचार के प्रारंभिक विद्वानों के गिरियक और मेंडेलैंड का सर्वाधिक योगदान रहा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 136 में दिया गया है, भारतीय संविधान सभा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन और सत्य पूछा है दोस्तों? आप लोग इसे जरूर बनाइएगा। संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की दोस्तों। आपका ये सही है। अब बीटी कृष्णमाचारी संविधान के उपाध्यक्ष, देखिए आपका ये गलत है। बीटी कृष्णमाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष बीटी कृष्णमाचारी थे दोस्तों, सॉरी, ये भी आपका सही है कि आपका ए भी सही है। और बीटी कृष्णमाचारी संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। अभियन राव को संविधान सलाहकार नियुक्त किया गया दोस्तों। इनमें सभी सही है दोस्तों, इसलिए और सत्य पूछा है तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है दोस्तों। आपका इसमें सभी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है देखते हैं हम लोग। राज्य की स्थापना संचालन स्वयं ईश्वर द्वारा किया जाता है। यह कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन करता है दोस्तों? तो देवीय सिद्धांत। किसका करता है? देवीय सिद्धांत का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 138 देखिए, जो सिद्धांतकार यह मानते हैं कि राज्य संघों का एक संघ है, उनका सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों उनका बहुलवादी, जो सिद्धांत का यह मानते हैं राज्य संघों का एक संघ है, उनका सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया जाता है? बहुलवादी के रूप में। किस रूप में दोस्तों? बहुलवादी के रूप में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या दिया गया है आपका क्वेश्चन 38वां। चलिए हम लोग इधर चलते हैं। 139 देखिए दोस्तों। 139 में बोला जा रहा है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दोस्तों 1978 में दोस्तों कब किया गया था? 1978 में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सॉरी दोस्तों, गलत बता दिया गया। देखिए कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 1976 में। देखिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा कार्यकाल पुनः 5 वर्ष के लिए किया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में दोस्तों इसे पुनः 5 वर्ष के लिए फिर से कर दिया गया था दोस्तों, 5 वर्ष के लिए इसमें ये किया। लेकिन
5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसको याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भूलिएगा नहीं, फंसेगा बहुत लड़का इसमें फंस जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 140 देखिए, राज श्रेष्ठ शारीरिक, राज जो है दोस्तों शारीरिक बल और शक्तिशाली द्वारा कमजोर को वश में करने का परिणाम है। राज्य श्रेष्ठ शारीरिक बल और कमजोर शक्तिशाली द्वारा कमजोर को वश में करने का परिणाम है। यह कथन किससे संबंधित है दोस्तों? सामाजिक विकासवादी सिद्धांत से होगा दोस्तों। किससे संबंधित होगा? नहीं दोस्तों, ये विकासवादी से भी नहीं, ये आपका बल सिद्धांत से है। क्या बोला फिर? राज्य श्रेष्ठ शारीरिक बल और शक्तिशाली द्वारा कमजोर को वश में करने का परिणाम है। यह कथन किसका? बल सिद्धांत का है दोस्तों। देखिए, कौन सा राज्य की उत्पत्ति पर बल सिद्धांत के संबंध में सही है दोस्तों? तो राज्य के विकास में आध्यात्मिक शक्ति सबसे महत्वपूर्ण कारक है। राज्य की उत्पत्ति के लिए बल ही एकमात्र जिम्मेदार कारक है। इस इच्छा बल नहीं, राज्य का आधार है दोस्तों। आपका हो जाएगा ये दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के लिए बल ही एकमात्र जिम्मेदार कारक है दोस्तों। राज्य की उत्पत्ति के लिए बल ही एकमात्र जिम्मेदार कारक है, बल सिद्धांत के संदर्भ में आपका ये सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, बोला जा रहा है राज्य का आशय, राज्य का एक आवश्यक बुराई है। यह कथन निम्न में किसको संदर्भित करता है दोस्तों? राज्य का एक आवश्यक बुराई है, यह कथन निम्न में किसको संदर्भित करता है? देखिए, ये करता है राज्य का अराजकतावादी सिद्धांत को नहीं करता है दोस्तों। एक राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसको संदर्भित करता है? तो राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत किसे कहता है? राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत को करता है दोस्तों। किसे कहता है? राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत को दोस्तों। थॉमस पेन का कथन है दोस्तों, राज्य एक आवश्यक बुराई है। ये जो बोले थे, कौन बोले थे? थॉमस पेन बोले थे दोस्तों। इनका मानना था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है, इसे बुरा मानता है। थॉमस पेन का कथन है हर राज्य में समाज का एक वरदान है, लेकिन यहाँ तक कि अपनी सबसे अच्छी स्थिति में भी एक आवश्यक बुराई है। राज्य के उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। थॉमस पेन की पुस्तक कॉमन सेंस बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। और उदारवाद का जनक जॉन लॉक थे। दोस्तों। थॉमस पेन की पुस्तक कॉमन सेंस बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, कॉमन सेंस दोस्तों। थॉमस पेन की ये पुस्तक थी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। उदारवाद का अभी तुरंत बताया दोस्तों, जॉन लॉक थे। आपका ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित राजनीतिक विचारकों में से कौन राज्य के उदारवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन किया था दोस्तों? उदारवादी सिद्धांत का जॉन लॉक। कौन थे दोस्तों? जॉन लॉक। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों के सही समूह का पहचान करें। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों के सही समूह की पहचान करें दोस्तों। तो कौन थे दोस्तों? तो आपका हो जाएगा हॉब्स थे दोस्तों, लॉक थे और रूसो थे। हॉब्स, लॉक, रूसो दोस्तों। फिर से एक बार पढ़िए, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक के सही समूह की पहचान करें। तो हॉब्स, लॉक, रूसो थे दोस्तों। चलिए हम लोग 145 देखते हैं। किसने कहा राज्य एक वर्ग का अत्याचार करने का मशीन से अधिक कुछ नहीं है? किसने कहा कि राज्य एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है? तो ये बोला दोस्तों आपका मार्क्स दोस्तों। कौन बोले थे? कार्ल मार्क्स बोले थे। कार्ल मार्क्स का कथन था दोस्तों। कार्ल मार्क्स जर्मनी के प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक थे। समाजवाद को भौतिक द्वंद्ववाद और वर्ग संघर्ष सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों। कार्ल मार्क्स ने कहा, विश्व के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए संसार है। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया दोस्तों? तो रॉबर्ट ओवन। समाजवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट ओवन दोस्तों। लेनिन को रूस का गांधी कहते हैं। स्टालिन को रूस के निर्माता माना जाता है। स्टालिन को रूस का आधुनिक निर्माता पूछे तो स्टालिन मार गया। रूस का गांधी किसे बोलते हैं? लेनिन को दोस्तों। चलिए 146 देखिए, कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों? अरस्तु राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का एक मार्च है दोस्तों, ये आपका सही है। हेगल बोला दोस्तों आधुनिक राज्य वर्ग शोषण का एक साधन है। हीगल सही बात है। तो गांधी राज्य हिंसा को केंद्रित रूप में प्रस्तुत करते हैं। राज्य हिंसा को केंद्रित रूप में प्रस्तुत करते हैं। आपका एक से अधिक सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 147 देखिए,
86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें दोस्तों। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21 के 1 संविधान के अंतर्गत स्थापित हुआ था। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 45 को प्रतिस्थापित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा 51 के का विस्तार किया गया दोस्तों। तो आपका हो जाएगा तीनों सही दोस्तों, इसमें एक भी गलत नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए 148 में क्या बोला गया, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी की संशोधन संविधान अधिनियम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया दोस्तों। तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और 103वां संविधान संशोधन 2019 दोस्तों EWS को आरक्षण दिया स्वर्ण वर्ग को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 105वां जो संविधान संशोधन हुआ दोस्तों, ये पिछड़े वर्ग को चिन्हित करने का अधिकार दिया गया 2021 में दोस्तों। चलिए हम लोग 149 देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही तथ्य है दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों। प्रस्तावना संविधान का भाग है दोस्तों, आपका सही है। प्रस्तावना जो है दोस्तों ये संविधान का भाग है और प्रस्तावना का संशोधन योग्य भी है दोस्तों। प्रस्तावना संविधान के निर्वाचन में सहायक है। आपका एक से अधिक है दोस्तों, ये भी आपका एक से अधिक हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यह कथन किसने दिया, जिस संप्रभु को वकील पहचानता उसके पीछे एक और संप्रभु होता है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना चाहिए। ये कौन बोले थे दोस्तों, डायसी बोले थे। कौन, डायसी दोस्तों। फिर से एक बार पढ़िए, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह कथन किसने दिया था कि जिस संप्रभु को वकील पहचानता है उसके पीछे एक और संप्रभु होता है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना चाहिए, डायसी बोले थे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका सेट कंप्लीट हुआ दोस्तों।